गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले कुछ लेक्चर जेपी या जयप्रकाश नारायण पर ले रहे हैं। आज एक नया बिंदु उठाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जयप्रकाश जी के एकेडमिक क्षेत्र में, और यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा कुछ प्रयोग भी किया था। पूरा तो नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ एक सफल प्रयोग उन्होंने किया था, उसकी बात करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है समग्र क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन। जैसे हम लोगों ने जब एम.एन. रॉय पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं वो किसी भी विचार को श्रद्धा के रूप में स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि मैंने ये श्रद्धा शब्द का प्रयोग क्यों किया है। वो इसलिए कि श्रद्धा में ना नहीं होता, और जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं उसमें यदि कोई कमियां हैं, खामियां हैं, तो उनकी तरफ आपका ध्यान जाता नहीं है। हमने इससे पहले जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के विचार पढ़े, हमने लोकतंत्र पर उनके विचार देखे। आपने नोट किया होगा उन्होंने किसी भी विचारधारा को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, माना, लेकिन उसकी उन कमियों की तरफ भी उन्होंने ध्यान खींचा जो कि उसमें मौजूद थी। ऐसे ही विचार जयप्रकाश नारायण की क्रांति के बारे में भी हैं। आप देखिए, वो समाजवादी तो हैं शुरुआत के दौर से ही, जब से वो अमेरिका से पढ़कर आए, उसके बाद भारत जब लौट के आए हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, तो कांग्रेस में एक समाजवादी मंच की स्थापना उन्होंने की है। आज़ादी के बाद भी समाजवाद के प्रति उनका रुझान कायम रहा है। लेकिन अब 1974 की हम बात करेंगे। उन्होंने एक नया विचार दिया, समग्र क्रांति। अब क्रांति पॉलिटिकल साइंस की या इतिहास की दृष्टि से कोई नया शब्द नहीं है। आप कहें तो बदलाव। आप लोग जब आगे क्लास में जाएंगे, आप प्लेटो अरस्तु को पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर में, तो आप पाएंगे अरस्तु ये बोलते हैं कि शासन प्रणाली में जो परिवर्तन आता है उसको क्रांति कहते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में इसको अलग अलग रूपों में लिया गया है, भी हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, सैनिक क्रांति, अनेक रूप हैं क्रांति के। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने जो एक नई चीज में पकड़ी, वो चीज ये थी कि क्रांति का लक्ष्य तो परिवर्तन है, इससे वो सहमत थे, लेकिन वो परिवर्तन कैसे हो और स्थायी रूप से कायम कैसे रहे, इसके प्रति वो पुरानी परंपराओं के प्रति बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं थे। वहां उन्होंने एक विचार दिया, समग्र क्रांति। देखिए, ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण गांधी जी के बड़े नजदीक रहे हैं और गांधी उनको पसंद भी करते थे, क्योंकि समाजवाद के प्रति जो विश्वास, हालांकि गांधी ने कभी समाजवादी विचारधारा का स्पष्ट समर्थन नहीं किया, लेकिन उनके विचारों में समाजवाद की झलक दिखाई देती बड़ी साफ साफ, और जेपी के अंदर भी थी। तो गांधी को वो बड़े पसंद थे। आज़ादी के बाद भी जयप्रकाश का झुकाव उस तरफ ही रहा, चाहे सर्वोदय हो, भूदान आंदोलन हो, यानी उन्होंने गांधी के जो जीवन के लक्ष्य थे उन्हीं पर अपने आप को आगे बढ़ाया, रणनीतियां नहीं अपनाई और उन पर आगे चले। अब हम बात करते हैं समग्र क्रांति की। तो जयप्रकाश नारायण ने माना था कि समाजवाद की स्थापना किसी भी देश में, किसी भी राज्य में केवल राजनीतिक परिवर्तन से नहीं हो सकती, कि हमने किसी समाजवादी पार्टी को या किसी समाजवादी व्यक्ति को देश की लीडरशिप दे दी तो बदलाव ले आएगा। नहीं, जयप्रकाश ये मानते थे कि यह क्रांति तब होगी जब समाज इसके लिए तैयार होगा। आप ध्यान रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति का बेस है, आधार है। राजनीतिक तो है,
लेकिन वो इस बात को देख देख रहे हैं और मान चुके हैं कि केवल राजनीतिक क्षेत्र से बदलाव यदि किए जाएंगे ना तो एक तरफा होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, दबाव के माध्यम से यदि बदलाव लाए जाएंगे तो जनता उनको बहुत देर तक और बहुत दूर तक स्वीकार नहीं करेगी। समग्र क्रांति में उनका जो बेस कंसेप्ट है, मूलभूत आधार जो है वो ये है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना सहमति से, यानी उसके लिए जनता तैयार हो। जैसे उनका यह मानना था कि यदि कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता केंद्रित हो गई या किसी दल के विशेष के हाथ में, तो वो फिर अपने कार्यक्रमों को लागू करने की कोशिश करता है। और दूसरी एक चीज और भी आ जाती है यहां बीच के अंदर कि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं। तो जब मेरा कोई विकल्प ही नहीं है तो मैं अपने आप को भला क्यों बदलूंगा। यहां पर उन्होंने समग्र क्रांति की बात 1974 में 1974 में शुरू की। ये देखिए, देश का ये दौर जो है ना 74 का, उस वक्त आप लोग पैदा होने से बहुत दूर हैं। मैं आपको छोटा तो यूं नहीं कहूंगा कि उस वक्त मैं समझता नहीं हूं कि आप में से किसी का जन्म भी हुआ होगा। उस समय हालत ये थी, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, आपके माता पिता आपको बता पाएंगे। 1965 में एक लड़ाई हमने लड़ी, उसके बाद 1971 में लड़ाई लड़ी, उससे पहले 1962 में लड़ाई लड़ी चीन के साथ, 62 में चीन, 65 में पाकिस्तान, 71 में बांग्लादेश के मुद्दे पर फिर पाकिस्तान। तो 62 से 65 यानी कि 13-14 साल की अवधि में आपने 3 वॉर लड़ ली। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ उस चीज़ को, और ध्यान रखिएगा आगे भी जब भी आप किसी और विषय को भी पढ़ें। लड़ाई बहुत महंगा सौदा है, बहुत महंगा, बेहद खर्चीला। देश में पड़ा हुआ है अकाल। शीत युद्ध के कारण स्थिति यह है कि जिन राज्यों के पास, उदार ग्रुप के पास पैसा है, वो हमारी को हेल्प करने को तैयार नहीं है। अकाल है, बेरोजगारी है, झगड़े हैं, फसाद हैं, देश में एक बड़ी अफरा तफरी की स्थिति है। जेपी ने इस बात को यूं माना है कि दरअसल ये स्थिति इसलिए आ रही है कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कोई नहीं कर रहा। पूंजीपति वर्ग है, उसके पास बेहद पैसा है और उसको बढ़ाया जा रहा है। गरीब के पास साधन नहीं है, कमजोर है, वो करे तो क्या करे। मध्यम वर्ग है, वो पिस रहा है। उसके लिए उन्होंने 1974 में इस संपूर्ण क्रांति की बात की। कई जगह इसको आप समग्र क्रांति भी कहते हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक संपूर्ण क्रांति का जो लक्ष्य है वो है भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक और सुदृढ़ बनाना, जनता का सच्चा राज स्थापित करना और समाज में अन्याय और शोषण का अंत करना। आप ध्यान रखिएगा, अन्याय और शोषण का अंत किसी पुलिस या न्यायपालिका के माध्यम से नहीं होता है। देखिए, पुलिस और न्यायपालिका तो उन मामलों पर फैसले करती है ना जो उसके सामने जाते हैं। और कैसे करेगी जब मसले उसके सामने जा ही नहीं रहे हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। पर समाज में अन्याय तो है, शोषण तो है। जयप्रकाश नारायण की मान्यता यह है कि जब ये शोषण और अन्याय का विचार मनुष्य के मस्तिष्क से बाहर जाएगा तभी क्रांति हो पाएगी, और सफल क्रांति उसको तभी कह पाएंगे। अब उसके जो उद्देश्य इस पर आइए। पहला, वो कहते हैं कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति को वापस लौटाना, कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है, जनता प्रभावशाली भूमिका में होनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में होती है? जयप्रकाश नारायण 1952 में जो पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे आज़ादी के बाद, उससे लेकर तब तक की स्थिति को देख रहे थे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उस समय के जो शासक थे वो अन्यायपूर्ण थे या व्यवस्था के प्रति उनका कोई विश्वास नहीं था, समर्थन नहीं था। वो कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ईमानदारी से प्रयास किए। लेकिन होता क्या है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का समर्थन जितनी मात्रा में उन्हें मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए जयप्रकाश नारायण ने यह सोचा कि जब तक जनता मानसिक रूप से तैयार नहीं होगी, लोकतंत्र का अर्थ नहीं निकलता। इसके लिए उन्होंने 2 सुझाव दिए। पहला, जन समितियों की स्थापना। जब हमने दल विहीन लोकतंत्र की बात की थी पिछले लेक्चर में, तब मैंने बताया था आपको कि ये समितियां चुनाव करेंगी अपने प्रतिनिधियों का।
जो पार्टीलेस होगा, दल विहीन होगा। तो पहली उनकी शर्त यही है लोकतंत्र को ताकतवर बनाने के लिए जन समितियों की स्थापना। और दूसरा कदम उनका बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी दुनिया के कुछ विशेष देशों में जहां लोकतंत्र है वहां पर यह नियम लागू है, भारत में नहीं है। इसको बोलते हैं प्रत्यावाहन। प्रत्याह्वान दो शब्दों का समुच्चय है, अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉल। मोटे मोटे शब्दों में इसका आशय यह है कि अगर आपका जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहा है और जो जन समिति है उसमें उसकी शिकायत आ रही है कि इसने जो आश्वासन दिए थे पूरे नहीं कर पा रहा है या ये काबिल नहीं है, तो जनता अपने प्रतिनिधि को वापस कॉल कर सकती है। वो उसका पूरा 5 साल का टर्म पूरा होने का इंतजार नहीं करेगी। कुछ लोग यदि ऐसे लिखकर आशा व्यक्त करते हैं कि भाई इसको अब भेजा जाए, तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह नए आदमी को चुनकर भेजने का मौका जनता को दिया जाएगा। यानी जनता जो आज स्थिति है ना कि भाई आपका जो एमएलए है, एमपी है या वार्ड पार्षद आपने अभी वार्ड मेंबर वगैरह चुने हैं, यदि वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, आप क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं। लेकिन अगर राइट टू रिकॉल होगा, प्रत्याह्वान का अधिकार होगा, तो वो भी जिम्मेदार होगा और आप भी देखेंगे उसको। देखिए अभी भी स्थिति क्या होती है कि ठीक है गलत आदमी को वोट दे दिया, वो जीत तो गया, आप उससे नाखुश भी हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उसका टर्म पूरा नहीं हो जाता। जयप्रकाश ने इस प्रत्याह्वान के सिद्धांत के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश की कि अगर जनप्रतिनिधि ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको विड्रॉ कीजिए। अगला बिंदु है उनका सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि पावर किसी एक व्यक्ति या एक दल में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज के पास होनी चाहिए। और छोटी छोटी इकाइयाँ, लघु और कुटीर उद्योग, शिक्षा का स्तर, बच्चियों को सुरक्षा, बच्चों का अध्ययन, शिक्षण, ये सब जिम्मेदारियों के प्रति समाज अपनी भूमिका को ठीक से निभाए और सरकार के साथ सहयोग करे, ना कि उसका विरोध। क्योंकि जेपी इस बात को मानते हैं कि किसी भी सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि वो घुमाएगी और सब ठीक हो जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर जनता यदि सहयोग करेगी तो वो परिवर्तन ज्यादा स्थायी होंगे, ज्यादा सृजनात्मक होंगे और ज्यादा दूर तक आगे जाएंगे। अगला बिंदु, लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता। देखिए उनका ये मानना था कि जनता अपनी शक्ति को पहचानती नहीं है। केवल वोट दे देना, चुनाव का प्रचार कर देना, या यदि आप ताकतवर हैं तो चुनाव में खड़े हो जाना, केवल ये आप पे काम नहीं है। नीतियों के निर्माण में, नीतियों के क्रियान्वयन में, दोनों में जनता केंद्रीय भूमिका में होनी चाहिए। और वो तब आएगी कि जब वो उन चीज़ों को समझने की स्थिति में होगी। जैसे वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करते, वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दल विहीन लोकतंत्र की, कि जिसमें जनता के सामने व्यक्ति का विकल्प है, ना कि दल का। और गांधी जी से वो बेहद प्रभावित हैं। वो ये मानते हैं कि लोक सेवा के माध्यम से राज्य की पुनर्रचना करने के लिए स्वयं सेवकों की जरूरत है, वॉलंटियर्स की, जो देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तैयार रहें, समय दें, श्रम दें और रोटी के लिए परिश्रम करें। ये जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा है।